Hello everyone, let's continue where we left. We were discussing organized crime that has been mentioned in section 111 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. So इसका डेफिनेशन जो है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने सब सेक्शन 1 में देख लिया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम आईपीसी के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम बीएनएस के अकॉर्डिंग क्या होता है. Sorry for mentioning IPC, but it will be good if I will यूज़ द टर्म BNS, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता. तो ऑर्गेनाइज क्राइम भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग क्या होता है वह हमें सब सेक्शन 1 में देखने को मिलेगा. उसी के बाद ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में. देन दिस इज़ पार्ट 2 जिसमें हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है. एक्सप्लेनेशन में कुछ टर्म्स मेंशन है जो यहाँ पे सब सेक्शन 1 को पढ़ते टाइम आए थे, तो उसका क्या मीनिंग है वो मीनिंग भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल एक टर्म है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट. ये टर्म हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट. ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट. देन सेकंड टर्म इज कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. यहाँ पर है ये सेकंड, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. थर्ड वन इज इकोनॉमिक ऑफेंस. ये हमारा आ गया इकोनॉमिक ऑफेंस. ठीक है, तो ये 3 वर्ड हमने जो यहाँ पे देखे उसकी मीनिंग जो है नीचे मेंशन की गई है, जिसमें से सबसे पहला है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट. यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होगा? सिंडिकेट बेसिकली मीन्स अ गैंग, और वो गैंग यहीं पे देख लेते हैं इसकी मीनिंग. ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, हु एक्टिंग ईदर सिंगली और जॉइंटली, चाहे वो अकेले काम करें या फिर मिलजुल के काम करें, एज अ सिंडिकेट और गैंग. ठीक है, एज अ सिंडिकेट और गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. एक ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होके जो अनलॉफुल है, जो गैर कानूनी है. ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो गैर कानूनी है उस एक्ट को करना 2 जने मिल के करते हैं या 2 से अधिक जने मिल के करते हैं और रेगुलरली करते हैं. मीन्स ऐसा नहीं कि एक बार किया हो, कई बार किया हुआ है, तो वैसे गैंग को ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहेंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग कहेंगे. ठीक है, तो सबसेक्शन इसके क्लॉज 1 से हमें ये समझ में आता है. इसको फिर से कोशिश करते हैं समझने के लिए. ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है? तो बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. ये वो ग्रुप है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं. अब वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अकेले या फिर मिलजुल के ऐसा टास्क करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जो अनलॉफुल है, जो गैर कानूनी है. ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो हैबिचुअली ऑफेंस कमिट करते हैं और एक ग्रुप से उनका लेना देना है और उस ग्रुप में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, तो वैसे ग्रुप को ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहते हैं. दिस इज व्हाट clause 1 of this section is trying to say. Then we have point second that talks about continuing unlawful activity. यहाँ पे भी ये टर्म मेंशन हुआ था, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करती है. लेकिन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है वो हमें पॉइंट सेकंड में देखने को मिलेगा. मीन्स एन एक्टिविटी, एक ऐसा कार्य जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित हो, बंद हो, रोक लगा हो, गैर कानूनी हो. ठीक है, और विच इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो संज्ञेय अपराध भी है, यानी कि सीरियस ऑफेंस है. एक ऐसा ऑफेंस जिसमें विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, जिसकी पनिशमेंट कम से कम 3 साल या 3 साल से अधिक होती है. एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से अधिक होती है, जो कॉग्निजेबल है यानी कि संज्ञेय अपराध है, जो कानून के द्वारा बाधित है, जिस पे प्रतिबंध लगाया हो. ठीक है, अंडरटेकन बाय एनी पर्सन ईदर सिंगली और जॉइंटली, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया या फिर मिलजुल कर किया गया. कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है. अब वो मेंबर हो
या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के कहने पे वो एक्ट करे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन रेस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन वन चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसी के साथ साथ वो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट जो है उनके ऊपर एक से अधिक चार्जशीट फाइल हो रखी हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा होता है? जिसकी जुरिडिक्शन बनती है, जो एलिजिबल है उसको उस केस को डील करने के लिए। तो एक से अधिक चार्जशीट होनी चाहिए, एक सफिशिएंट नहीं होगा, एक से अधिक चार्जशीट होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के ऊपर, ठीक है, या फिर उसके मेंबर के उनके मेंबर के ऊपर। और वो मेंबर जो है चाहे सिंगली काम करे या जॉइंटली काम करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो सिंगली भी करें तब भी अगर वो एक्ट गलत है और वो कंटिन्यूसली वो एक्ट करते हैं तो वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद ये कहता है विद इन द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब जो चार्जशीट फाइल हुई है वो एक से अधिक होनी चाहिए 10 साल के ड्यूरेशन के अंदर। मान लीजिए 10 साल में एक चार्जशीट फाइल होती है, फिर अगले 10 साल में एक चार्जशीट फाइल होती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो सिंडिकेट जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन वहीं पर 10 साल में 2 या 3 या 4 या 5 जनरली एक से अधिक होना चाहिए। तो 10 साल में एक से अधिक चार्जशीट फाइल होती है उस सिंडिकेट के मेंबर के ऊपर, तो ऐसी परिस्थिति में कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहा जा सकता है कि उस मेंबर के द्वारा कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ से फिर से करते हैं विद इन द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड दैट कोर्ट हैज़ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। तो चार्जशीट फाइल कर देना कोर्ट में सफिशिएंट नहीं होगा, इसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि उस कोर्ट ने उस ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस लिया हो, यानी कि एक्शन लिया हो। एंड दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक ऑफेंस। इसी के साथ साथ ये इकोनॉमिक ऑफेंस भी इंक्लूड करेगा। तो वो जो व्यक्ति जो सिंडिकेट का मेंबर है वो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करे तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। और वो बार बार वो चीज़ कर रहा है, वो बार बार वो चीज़ एक्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। जो उन व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। अब यहाँ पे लास्ट में टर्म मेंशन है इकोनॉमिक ऑफेंस। तो पॉइंट 3 कहता है व्हाट इज इकोनॉमिक ऑफेंस। इसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये इंक्लूड से स्टार्ट होता है। इंक्लूड कि इकोनॉमिक ऑफेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इकोनॉमिक ऑफेंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूड होगा, फोर्जरी इंक्लूड होगा, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट्स यानी कि नोटों की जालसाजी, जाली नोट बनाना इंक्लूड होगा, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है, ये भी अगर बनाते हैं फॉल्स बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प बनाते हैं तो वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस में आएगा। हवाला ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड विद मनी ट्रांसफ़र, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। मास मार्केटिंग फ्रॉड यानी कि बहुत सारे लोगों पे का प्रभाव पड़ता है, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों पे जिसका प्रभाव पड़ता है। और रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन, या फिर कोई भी ऐसा स्कीम यूज़ में लाना जिससे बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। और डूइंग एनी एक्ट इन एनी मैनर विद अ व्यू टू डिफ्रॉड एनी बैंक, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करना किसी भी तरीके से जिससे एक बैंक पे असर पड़े, एक बैंक को लॉस हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक को लॉस हो, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक से सिमिलर है उसको लॉस हो, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म। और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो या फिर किसी भी बैंक को वो क्षति पहुंचाए, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को, किस पर्पस से? फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म, ताकि वो किसी भी प्रकार से वो पैसे से संबंधित बेनिफिट जो है उनको हो। तो ऐसा बेनिफिट
पैसे से संबंधित बेनिफिट के लिए अगर वो व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि किसी को धोखा देते हैं, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी या तो नकली नोट बनाते हैं, फॉर्जरी, किसी को छलना, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प फॉल्स बनाना, हवाला ट्रांजैक्शन करना, मास मार्केटिंग फ्रॉड करना, या फिर कोई ऐसा स्कीम रन करना जिससे बहुत सारे व्यक्तियों पे इम्पैक्ट पड़े फ्रॉड का, या फिर doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization। ठीक है, किस पर्पज से? ताकि मॉनेटरी बेनिफिट उनको मिले। तो अगर ऐसा कोई करता है या फिर ऐसा कोई एक्ट करता है तो इसको कहेंगे हम इकोनॉमिक ऑफेंस। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन में मेंशन है, ये 3 पॉइंट को ये 3 वर्ड्स को मेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है हमें सबसेक्शन 1 में देखने को मिलते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं इन तीनों वर्ड्स को। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट एक ऐसा गैंग है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो मिलकर या अकेले अनलॉफुल एक्टिविटी का कार्य करती हैं, अनलॉफुल एक्ट का काम करती हैं, लेकिन एक से अधिक बार बार करती हैं। तो वैसे ग्रुप को ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहेंगे। देन सेकंड टर्म है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कि बार बार अनलॉफुल एक्टिविटी करना क्या हुआ? तो बार बार अनलॉफुल एक्टिविटी करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि एक ऐसा कार्य जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित हो, संज्ञेय हो, इसी के साथ साथ ऐसे नेचर का हो, ऐसी प्रवृत्ति का हो जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से अधिक है। ठीक है, चाहे किसी के भी द्वारा किया जाए, अकेले किया जाए या मिलकर किया जाए। किसी के द्वारा से क्या तात्पर्य है? एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होना चाहिए, या फिर उस सिंडिकेट के मेंबर के कहने पे या उस सिंडिकेट के कहने पे कोई भी व्यक्ति उस एक्ट को करे। ठीक है, और उस सिंडिकेट के ऊपर चार्जशीट जो है एक से अधिक होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस भी लिया होना चाहिए, और जो चार्जशीट है एक से अधिक जो है चार्जशीट है वो 10 साल के अंदर एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो भी इंक्लूड हो सकता है अनलॉफुल एक्टिविटी में। तो इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब क्या होगा? किस प्रकार का ऑफेंस? तो इकोनॉमिक ऑफेंस में ये कहते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर फॉर्जरी या फिर काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड और रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन और डूइंग एनी एक्ट इन any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefit in any form. This is what economic offense means। ठीक है, तो आप इसको रीड आउट करके क्लोजर इसको दे देते हैं। So what explanation is saying for the purposes of this subsection? First, organized crime syndicate means a group of 2 or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity. Second says continuing unlawful activity means an activity prohibited by law which is a cognizance offense punishable with imprisonment of 3 years or more undertaken by any person either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before a competent court within the preceding period of 10 years, and that court has taken cognizance of such offence and includes economic offence. Then we have third, economic offence includes criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes and government stamps, hawala transaction, mass marketing fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefits in any form. So this was explanation. We will discuss the subsection 2 in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.